Miniature paintings in manuscripts. The miniature paintings in the early manuscripts show an influence of Persian style. तो ये जो अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट के टाइम के पेंटिंग्स है उसमें पर्शियन स्टाइल रिफ्लेक्ट होता है. द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ डेक्कन सुल्तानेट्स. सुल्तानेट्स हमने देखे थे, मतलब जो टाइम पे सुल्तान का रूल चलता था, तो वहां पे डेक्कन मिनिएचर स्टाइल नजर आता था आर्ट में. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, मुगल एम्परर एंड मुगल मिनिएचर स्टाइल showing a blend of Indian and Persian styles was developed. मतलब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक मुगल मिनिएचर है. तो ऐसे मुगल्स के टाइम पे मुगल मिनिएचर वगैरह बनते थे, शोइंग अ ब्लेंड ऑफ, पर इसमें कैसा होता था, इंडियन और पर्शियन स्टाइल दोनों हमको देखने के लिए मिलता था. वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो जब ब्रिटिश का राज चल रहा था तो बहुत सारे इंडियन लोगों के आर्ट में यूरोपियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस था, यानी मतलब यूरोपियन स्टाइल भी देखने मिलता था हमारे आर्ट में. एन आर्ट स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वॉल्स, अ स्कॉटिश आर्टिस्ट, इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवार वाड़ा इन पुणे. तो एक नया आर्ट स्कूल स्टार्ट हुआ था. किसने स्टार्ट किया था वो आर्ट स्कूल? जेम्स वॉल्स ने, हु वाज अ स्कॉटिश आर्टिस्ट. कौन से टाइम पे चालू हुआ था? जब सवाई महादेवराव पेशवा शनिवार वाड़ा में थे, पुणे में. He had done a portrait of सवाई महादेवराव एंड नाना फडणवीस. Gangaram Tambat and a Marathi artist who worked with whales deserves a special mention here. तो ये जो आर्टिस्ट थे जेम्स वॉल्स, वो और उनके अंडर पे एक और इंडियन आर्टिस्ट काम करते थे. इन्होंने मिलके क्या किया था, शनिवार वाड़ा में पुणे में इन्होंने महादेवराव का एक पेंटिंग बनाया था, नाना फडणवीस का एक पेंटिंग बनाया था, गंगाराम तंबक का एक जो थे वो एक मराठी आर्टिस्ट थे जो उनके साथ काम करते थे. तो उन्होंने मिलके वहाँ के कुछ लोगों के पेंटिंग्स बनाए थे. तो और फिर वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था आर्ट सीखने के लिए. He had made drawings of rock cut caves at Verul and Karle. Some of his drawings are preserved in the Yale Center of British Art of Yale University. तो इन्होंने क्या किया था, ये जो मराठी आर्टिस्ट थे जो वेल्स के साथ काम करते थे, इन्होंने कुछ बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाए थे रॉक कट केव्स से. तो वो कहाँ पे उन्होंने बनाए थे? वेरुल और कार्ले में. बट वो जो ब्रिटिश का येल यूनिवर्सिटी में येल सेंटर है, वहाँ पे अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं. एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन स्टाइल. तो यूरोपियन स्टाइल में क्या होता है कि एग्जैक्ट पोर्ट्रे करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, जिसकी भी हम पेंटिंग बना रहे हैं. A number of renowned artists were trained in the JJ School of Arts Industry, which was established in 1857 CE. ये JJ School of Arts अभी भी है हमारी कंट्री में. तो JJ School of Arts शुरू हुआ था 1857 में, और वहाँ से बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट सीख के निकले थे. ऑफरिंग कोर्सेज इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में यूरोपियन स्टाइल सिखाया जाता था पेंटिंग का. पेस्टोनजी, बोमनजी एंड एलुमिनी ऑफ दिस स्कूल मेड रेप्लिकाज ऑफ द अजंता पेंटिंग. तो ये जो थे बोमन जी, इन्होंने क्या किया था, अजंता पेंटिंग्स के जैसी सेम टू सेम और पेंटिंग्स बनाई थी. स्कल्पचरल आर्ट. स्कल्पचर्स आर 3 डायमेंशनल. स्कल्पचर क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं. अभी तक हम जो भी पेंटिंग्स देख रहे थे वो सब 2 डायमेंशनल थी. स्कल्पचर्स 3D होते हैं. सच एज इमेजेस, स्टैचूज, पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विथ आर्टिस्टिक एम्ब्लिशमेंट्स. तो स्कल्पचर्स जो होते हैं वो
3D टाइप के होते हैं, उनमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, स्टैचूज होते हैं, पॉट्स होते हैं, या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 3D हो। फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक और मेटल और क्ले इज यूज्ड। तो स्कल्पचर के लिए या तो रॉक, मेटल या क्ले यूज किया जाता है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय carving metals, and metal sculptures are made with the help of molds, and clay sculptures are formed either directly with hand or by using molds। तो रॉक्स के ऊपर अगर कुछ स्कल्पचर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, उसको उस पे कार्विंग करके, मतलब वो जो ऐसे छेनी और हथौड़ी लेके कार्विंग करते हैं वैसे उस तरीके से कार्विंग करनी पड़ती है रॉक पे। मेटल्स के जो स्कल्पचर्स होते हैं उनको हम मोल्ड्स के थ्रू हेल्प से बनाते हैं, मेटल को पिघला के उसको मोल्ड्स में डाल के बनाते हैं। और क्ले के स्कल्पचर्स जो होते हैं वो हम डायरेक्टली हाथ से भी बना सकते हैं या कुछ मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं। द एंटायर टेम्पल ऑफ Kailasa at Verul is unique monolithic sculpture। monolithic sculpture मतलब कि carved out of one single rock। मतलब ये पूरा जो टेम्पल है कैलाशा का वेरुल में, ये पूरा एक बड़े रॉक से बनाया गया है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर फाउंड एट सारनाथ में जो अशोका पिलर है वो भी इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो वो जो है उसको हम अशोका पिलर, उसको हम सारनाथ में उसको अशोक स्तंभ को हम नेशनल एम्बलम बोलते हैं इंडिया का। ये भी एक तरह का स्कल्पचर है। फोक स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। द स्कल्पचरल आर्ट इज ऑल्सो as ancient as the art of paintings dating back to the stone age। तो स्कल्पचर आर्ट भी स्टोन एज की जितना पुराना है। carving tools out of stone can be said to be bringing a sculpture art। तो इन्होंने ये जो स्टोन एज वाले लोग होते थे जो अपने रॉक्स को कार्व करके अपने टूल्स बनाते थे, वो भी एक तरह का स्कल्पचरल आर्ट ही है। The custom of making clay images for rituals has been prevalent in India since Harappa times। तो हम जो क्ले के इमेजेस बनाते हैं, मतलब क्ले से हम कुछ ऐसे मूर्तियां वगैरह बनाते हैं कुछ पूजा करने के लिए, रिचुअल्स करने के लिए, तो ये कल्चर हमारे देश में हरप्पा के टाइम से चल रहा है, हरप्पा सिविलाइजेशन के टाइम से। It has continued till today many regions like Bengal, बिहार, गुजरात, राजस्थान etc। तो अभी भी ऐसा होता है कि हम कुछ भी पूजा करने के लिए मूर्तियां बनाते हैं, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है तो हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, नवरात्रि के टाइम पे देवी की मूर्तियां बनती हैं, तो ऐसे बहुत सारी मूर्तियां हम अभी भी बनाते हैं। द गणेश आइडल्स, masks of गौरी, bull figurines made for the festival of बैल पोला। मतलब बैल पोला के टाइम पे हम बुल का फिगर बनाते हैं, मतलब बैल बनाते हैं। और गौरी पूजा के टाइम पे गौरी का हम बनाते हैं मूर्ति, और गणेश पूजा के टाइम पे हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। वुडन मेमोरियल्स ऑफ वीर गर्ल्स, मतलब मेमोरियल स्टोन्स, द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बिन्स एटसेट्रा आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द फोक ट्रेडिशंस ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स। मतलब अभी भी बहुत सारे हमारा कल्चर, ये स्कल्पचरल आर्ट हमारे देश में चल ही रहा है रेगुलर बेसिस पे। क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। द हरप्पन सील्स, स्टोन्स एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज टेल अस अबाउट द 5000 years old और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। तो क्योंकि ये आर्ट हमारा क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट जो है ये हरप्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे चल रहा है। हरप्पन सील्स एंड ऑल जो थे, जो स्टोन्स और ब्रॉन्ज के स्टैचूज थे वो टाइम पे जो 5000 साल पुराने हैं, उनसे हमको पता चलता है कि हमारा ये ट्रेडिशन कितना पुराना है। इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ कार्विंग आउट स्टोन स्कल्पचर्स of larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillar।
तो ये जो बड़े बड़े स्टोन के स्कल्पचर्स बनने लगे वो हम ऐसा मानते हैं कि मौर्य के पीरियड पे में स्टार्ट हुआ है, और उसमें किससे शुरुआत हुई? अशोका पिलर से ही शुरुआत हुई ऐसे स्कल्पचर्स बनाने की मौर्य के टाइम पे। द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन दी एम्परर अशोका's टाइम। तो अशोका के टाइम पे उनके ये सांची स्तूपा वाला पिलर बना था। However, the beautiful sculptural embellishments of the stupa were supposed to be later additions. तो अभी जो जितना सुंदर वो दिखता है उसमें बाद में भी कुछ एडिशंस हुए, डाले गए हैं, कुछ चीज़ें और उसमें ऐड की गई हैं, इसीलिए वो अभी इतना सुंदर दिखता है। The sculptures at भारत are testimonies of the continuous development of the sculpture art in India. तो ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं इंडिया में जिससे हमको पता चलता है कि हमारे देश का आर्ट कितना अच्छा है। बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। बुद्धिज्म जो था वो बहुत सारे प्लेसेस पे फॉलो होता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी, दूसरे कंट्रीज में भी। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपास बिगैन इन दोज कंट्रीज एज वेल। तो बुद्धा के स्टैचूज पहले सिर्फ हमारी कंट्री में होते थे, पर अब और भी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी बुद्धा के स्टैचूज होते हैं। द स्तूपा एट बोरोबुदुर इन इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। तो बोरोबुदुर नाम का एक जो स्तूपा है इंडोनेशिया में, वो सबसे बड़ा स्तूपा है। इट वॉज बिल्ड अराउंड ड्यूरिंग द 8th 9th century CE. It was declared it was also declared as a World Heritage Site in 1991. तो ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडियन आइकोनोग्राफी। The Gandhara School of Art came into being in the 2nd century BCE in Afghanistan and neighboring regions. It had a Greek and Persian influence. तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो कब 2nd सेंचुरी BCE में स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में और उनके आसपास के दूसरे रीजन्स में, और यहाँ पर बट ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस था उनके आर्ट में। द फर्स्ट टू 3rd century CE that is made कुशाना पीरियड, ये 1st और 3rd सेंचुरी को हम बोलते हैं कुशाना पीरियड, सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो वो टाइम पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो थे वो बहुत फेमस हुए, मतलब वो बहुत बढ़ने लगे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनोग्राफी। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्या स्टार्ट हुआ था? इंडियन आइकोनोग्राफी। Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making sculpture, about making the images of God and Goddess. तो iconology में क्या होता था कि उनको गॉड और गॉडेस बनाने के बारे में पूरा सिखाते थे कि कैसे बनाते हैं हम भगवान की मूर्तियाँ। The Kushana kings made use of the images of various deities on their coins. वो बहुत सारे भगवान के फोटोज अपने coins पे भी बनाने लगे। During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and the standards for sculptural arts were set. तो गुप्ता के एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे कि ये भगवान की मूर्तियाँ कैसे बनेंगी, कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे वो टाइम पे। The art of making bronze images was developed under the patronage of Chola kings during the 9th and the 13th century. तो ब्रॉन्ज पे जो हम इमेजेस बनाते हैं वो वाला सिस्टम चालू हुआ छोला किंग्स के टाइम पे 9th to 13th सेंचुरी में। ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस लाइक शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु वर मेड इन दिस पीरियड। तो यही वो टाइम है जहाँ पर हमने शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु ये सब के आइडल्स ब्रॉन्ज पे बनाने स्टार्ट किए।